कहां तक पढ़ा था लास्ट क्लास, दिखाओ। अच्छा, हेलोरीन कराया था, एलिमिनेशन छुड़वाया था। एलिमिनेशन डिपेंड करता है कंडीशन पे, हमेशा नहीं करते। हीट दिया रहता है या कंडीशन जो लिखी होगी उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में कंडीशन, कंडीशन में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे एलिमिनेशन पढ़ने के बाद। देखिए आपका SN1 SN2 हो गया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका हो गया है, ठीक है। आपके पास अब जो बच रहा है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 E2, और उसके बाद मिक्सचर ऑफ SN1 SN2 E1 E2। दो टॉपिक है इसमें, एक बार E1 E2 सेपरेट पढ़ेंगे, उसके बाद सारा मिक्सचर कि SN1 SN2 E1 E2 को मिला के सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये आपके पास अभी करना है। ये करेंगे हम लोग थर्सडे को। आज करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट, ठीक है। क्या? हाँ तो कोई नहीं, थर्सडे को करेंगे। अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे। E1 E2 जो है किसका, एक सेकेंड रुको, एक बार सुनो। फिजिकल प्रॉपर्टीज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर 30 साल का पेपर उठाओ। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने जीओसी 2 में पढ़ी है, मतलब जो आइसोमेरिज्म चल रहा था, वही फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन में है, कोई नई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि वो लिख के दे देंगे, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। वो लिख के देंगे, लेकिन पहले आज अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे और एलिमिनेशन E1 E2 थर्सडे को करेंगे। होगी होगी होगी, थर्सडे को क्लास होगी। अरे मैंने लगवाई है एक्स्ट्रा क्लास, है ना। तो आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री क्लास है उस टाइम पे जो 8:30 वाली क्लास होती है वो मेरी क्लास है, एक क्लास, इसीलिए वो वहां पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। चलिए शांत, मुंह बंद। एलिमिनेशन के लिए आपके पास 5 पेजेस छोड़ देने हैं, ठीक है। 5 पेजेस मतलब टोटल 10 पेज हो गए, हो गया। शांत। अल्कोहल फिनॉल ईथर में पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना है अल्कोहल का, पहले इंट्रोडक्शन देखना है और फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है अल्कोहल का। फिनॉल एक बहुत छोटा चैप्टर है, जैसा आपका हेलोअरीन था वैसा ही फिनॉल है। जैसे आप देख रहे हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितने भी आ रहे हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव जितने भी आ रहे हैं सब छोटे चैप्टर्स हैं। चाहे आप बेंजीन ले लो, 1 लेक्चर का चैप्टर है, हेलोअरीन ले लो 1 लेक्चर का चैप्टर है, फिनॉल ले लो 1 लेक्चर का चैप्टर है। इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल एक सेपरेट चैप्टर है, मिक्स करके नहीं पढ़ना है। पहले सारे अल्कोहल को पढ़ना है, उससे पहले पहले पिन ड्रॉप साइलेंस कर लो, बात करते हुए पाए गए बाहर जाओगे। अल्कोहल को पहले हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिनॉल स्टार्ट करेंगे और फिर ईथर स्टार्ट करेंगे। 3 सेपरेट चैप्टर्स है इसके अंदर। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल। देखने में 3 चैप्टर आपको दिख रहा है यहां पे, अल्कोहल फिनॉल ईथर। पहला तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, ये 3 अलग अलग चैप्टर क्यों है जबकि सब में ऑक्सीजन वाले ही फंक्शनल ग्रुप है?
चाहे आप अल्कोहल ले लो उसमें भी OH लग रहा है, फिनॉल ले लो बेंजीन में OH लग रहा है, ईथर ले लो उसमें भी ऑक्सीजन लग रहा है, सब ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। बट तीनों अलग अलग क्यों है, चैप्टर्स क्यों है? क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था आइसोमेरिज्म, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये तीनों आपस में आइसोमर होते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, दे आर आइसोमर्स, और आइसोमर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। आइसोमर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसका भी फंक्शनल ग्रुप अलग है। ठीक है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप आपका जो बिहेवियर है वो वाइज अलग है। दिखने में तो सेम ही लगेगा, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मतलब सब सेम लगेगा, बट बिहेवियर वाइज, प्रॉपर्टी वाइज अलग है। तीनों की प्रॉपर्टी अलग है। अब प्रॉपर्टी कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टी। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इसलिए तीनों केमिकल रिएक्शन अलग दिखाता है। और अगर तीनों केमिकल रिएक्शन अलग दिखाएगा तो फिर अलग अलग रिएक्शन इसके पढ़ने, अलग अलग चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे अल्कोहल में, पहले आप डालोगे इसमें अल्कोहल, फिनॉल अल्कोहल के बाद स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में अभी सोचना भी नहीं है। अल्कोहल के बारे में सुनो, समझो क्या होता है अल्कोहल के बारे में। देखो, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन हो, उस हाइड्रोकार्बन में से एग्जाम्पल के तौर पे सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया CH4। अब इस हाइड्रोकार्बन में से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और X जोड़ दे रहे थे, तो क्या अभी जो चैप्टर पढ़ के निकले वो बन जा रहा था CH3X, हेलो अल्केन बोल रहे थे, अल्काइल हैलाइड बोल रहे थे। लेकिन अगर सेम कंपाउंड में H हटा के अगर हम OH जोड़ देते हैं तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल। ठीक है, बस अब X लग गया तो X के हिसाब से प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई, अब OH लग गया तो OH के हिसाब से कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम OH वाले कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अल्कोहल क्या है? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है जिसमें हाइड्रोजन हटा के OH ऐड कर रहे हैं, दिस इज सिंपल अल्कोहल। अब अल्कोहल के 3 तरीके के अल्कोहल पाए जाते हैं, है ना। अल्कोहल इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो रिमूव हाइड्रोजन, या फिर सिंपल आप इसी में लिख लो कि आपके पास ये सबसे छोटा एल्केन है, एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, OH फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास अल्कोहल बनेगा। सिमिलरली आपके पास मान लो बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा के एक OH जोड़ते हो तो जो फॉर्मेशन होता है ये जो बनता है दैट इज फिनॉल। और अगर मान लीजिए या तो CH3 या तो CH4 हो या तो बेंजीन हो, CH या तो हाइड्रोकार्बन हो या तो बेंजीन हो, इसमें आपका H हटा के OR जोड़ दोगे, H हटा के OR जोड़ दोगे तो जो बनेगा दैट कंपाउंड इज ईथर। तो CH3OR, R कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। सिमिलरली बेंजीन में से एक H हटा के OR जोड़ दोगे तो ये भी बेंजीन का ईथर बन जाएगा, ये भी बेंजीन का ईथर बनेगा। तो HOH हाइड्रोकार्बन में से हटाया, मान लो आपके पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दिया गया है और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से अगर आप हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ रहे हो अल्कोहल, अगर आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और वहां से आप हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ रहे हो फिनॉल, और एलिफैटिक हो या एरोमेटिक उसमें से H हटा के OR जोड़ रहे हो, दोनों ही केसेस में ईथर बनेगा, दोनों ही केसेस में आपके पास ईथर बनेगा। तो ये सबसे पहला अल्कोहल कब बन रहा है, फिनॉल कब बन रहा है, ईथर कब बन रहा है। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से ही बनेगा, बट अलग अलग हाइड्रोकार्बन है, एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है, और ईथर में दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये तो आपके पास अल्कोहल फिनॉल ईथर है, कैसे बनता है। अब 3 तरह के अल्कोहल पाए जाते हैं। अब यहां से फिनॉल और ईथर को साइड करेंगे, 3 तरह के अल्कोहल आपके पाए जाते हैं। सबसे पहला अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है। अब ये क्या है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? 2 साल पहले क्वेश्चन आया जिसमें लिखा था फाइंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वो रिएक्शन दिया हुआ था, वो अभी करेंगे रिएक्शन।
और उसमें जो प्रोडक्ट लिखा था फाइंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पूछा था। अब ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर एक OH हो मोनोहाइड्रिक, 2 OH आ जाए डाइहाइड्रिक, 3 OH आ जाए ट्राइहाइड्रिक। तो आपने इस तरह के एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट देखते हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है कंपाउंड जिसमें एक OH ग्रुप हो, कंपाउंड हैविंग 1 OH ग्रुप, ये क्या हो जाएगा मोनोहाइड्रिक। उसी तरह मोनोहाइड्रिक के बाद दूसरा आ जाएगा डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक का मतलब क्या होता है कंपाउंड जिसमें 2 OH ग्रुप हो। डाइहाइड्रिक का मतलब होता है कंपाउंड जिसमें 2 OH ग्रुप हो, क्या वो डाइहाइड्रिक हो जाएगा। और आपके पास मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक के बाद फिर आएगा ट्राइहाइड्रिक। कंपाउंड जिसमें 3 OH ग्रुप पाए जाएं इसको आप ट्राइहाइड्रिक कहते हो। मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल पूरे अभी चैप्टर में पढ़ना है, कहीं भी एक OH आपके पास दिख जाए दिस इज मोनोहाइड्रिक। लेकिन अगर आपके पास कंपाउंड में 2 OH पाया जा रहा है, अगर कंपाउंड में 2 OH ग्रुप है जैसे ये वाले, तो इस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप है इसलिए इसको डाइहाइड्रिक बोल दिया गया। ठीक है, आपने इसको पढ़ा हुआ है। अगर किसी कंपाउंड में 3 OH ग्रुप आते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इसमें डिग्री डिफाइन की जाती है। डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक में डिग्री डिफाइन नहीं होती है, मोनोहाइड्रिक में डिग्री डिफाइन की जाती है। अब ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ये फर्दर 2 टाइप्स के अल्कोहल बनाता है। फर्दर 2 टाइप्स के अल्कोहल बनाता है। हो सकता है OH ग्रुप sp3 एटम से अटैच हो, OH बॉन्डेड टू sp3 एटम। अगर बेटा OH sp3 एटम से बॉन्डेड है तो उसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, बताऊंगा वो क्या है। और अगर OH sp2 एटम से बॉन्डेड है तो उसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं। OH बॉन्डेड टू sp2 एटम, इसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं। OH बॉन्डेड टू sp2 एटम में पहला तरह का जो होता है इसको आप लोग बहुत बार यूज भी होगा, विनाइल अल्कोहल बोलेंगे या फिर इसको विनाइलिक अल्कोहल बोला जाता है। विनाइल अल्कोहल या फिर इसको क्या बोला जाएगा विनाइलिक अल्कोहल। और विनाइल क्या होता है ध्यान से देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोला जाता है विनाइल, इसको बोला जाता है विनाइल। और जब विनाइल इसको बोला गया इससे OH जोड़ दो, दिस इज विनाइल अल्कोहल। इसमें एक खास बात होती है कि जो अल्कोहल है इस विनाइल के साथ रेजोनेंस कर रहा होता है, इसकी इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। आगे जाके इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना, इसके रिएक्शंस पढ़ने। OH बॉन्डेड टू sp2 एटम में एक और है आपके सामने फिनॉल। फिनॉल में भी तो OH sp2 एटम से ही बॉन्डेड है और यहां भी तो रेजोनेंस ही हो रहा है, यहां भी आपके पास रेजोनेंस होता है। इसलिए अब चूंकि रेजोनेंस हो गया, बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो इसके रिएक्शन अलग शो करने लगेगा। इसी तरह एक और टर्म आता है एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल किसको बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। तो सब जैसे विनाइल है ना उसी का बड़ा भाई है एलाइल। विनाइल में अगर आप CH2 जोड़ देते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एलाइल। विनाइल के आगे एक कार्बन जोड़ दो दैट इज एलाइल, और इससे OH जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल। विनाइल का मतलब 2 कार्बन और एलाइल का मतलब 2 के आगे एक और कार्बन। अब क्या रेजोनेंस हो रहा है, अब रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए तो अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है।
अच्छा, OH बॉन्डेड टू sp3 एटम, हो सकता है OH जो है वो इस तरह के sp3 एटम से जुड़ा हो, एक ये हो गया। हो सकता है OH जो है वो इस तरह के sp3 एटम से जुड़ा है, यह भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है जो OH है वो कुछ इस तरह के sp3 एटम से जुड़ा है, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि OH जो है कुछ इस तरह की sp3 एटम से जुड़ा हुआ है। आप बताइए, हो सक तीनों तरह की, चारों तरह की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले वाले अल्कोहल को कौन सी डिग्री ऑफ अल्कोहल बोला जाता है? 1 डिग्री। इट इज 1 डिग्री। यहां पे जनरली बच्चे कंफ्यूज होंगे, 0 डिग्री लिखेंगे, रॉन्ग है। ये दोनों ही क्या है आपके पास? 1 डिग्री अल्कोहल। मैंने आपको बताया भी है कि 0 डिग्री बोलने के लिए बोल देते हैं, बट 0 डिग्री कोई डिफाइंड डिग्री नहीं है। 0 डिग्री किसी बुक्स में नहीं लिखा है, ये टीचर्स की मनगढ़ंत कहानी है। तो 0 आपके एनसीईआरटी खोलना, उसमें लिखा हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल के अंदर कि ऐसा कार्बन जो 0 कार्बन से जुड़ा है या 1 कार्बन से जुड़ा है उसको 1 डिग्री कहते हैं। ऐसा कार्बन जो 0 कार्बन और 1 कार्बन से जुड़ा है इसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन 0 कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है, इसकी भी डिग्री क्या है? 1 डिग्री। ठीक है, जनरल देखने में सुपर प्राइमरी बोल देते हैं, बट नहीं, ये प्राइमरी ही होता है। 0 डिग्री और सुपर प्राइमरी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते। ये वाला भी 1 कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री। अगर कोई कार्बन 0 कार्बन से जुड़ा है या 1 कार्बन से जुड़ा है उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अगर ये वाला देखो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। और ये वाला 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल। एक में OH बॉन्डेड टू sp3 एटम है, वहां OH बॉन्डेड टू sp2 एटम है। एलाइल कार्बन, अब मुझे बताओ कहां रखें, sp3 में या sp2 में? sp3 में। यहां जो OH है वो sp3 से जुड़ा हुआ है, ये इसी में आएगा, एलाइल वाला इसी के अंदर आ जाएगा। एलाइल वाला इसी के अंदर आ जाएगा आपके पास, वो भी sp3 एटम से ही जुड़ा हुआ है। अब अल्कोहल जो है उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है कि अल्कोहल को किन किन तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, 2 लाइन है बस इसमें, जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी छोटे में लिख लीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। CH3OH का कॉमन नेम क्या है? लिखवाया हुआ है ऑलरेडी। और C2H5OH का कॉमन नेम क्या है? CH3OH जब मैं IUPAC पढ़ा रहा था वहां पे इसका वो लिखवाया हुआ है कॉमन नेम, और C2H5OH का भी कॉमन नेम, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल तो सबको पता होता है, कॉमन नेम, स्पेशल कॉमन नेम वुड स्पिरिट। और C2H5OH का इथाइल अल्कोहल तो सबको पता होता है, द स्पेशल नाम ग्रीन अल्कोहल। बिल्कुल सही बात है, इसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, CH3OH जो है कई बार पूछा गया है, ये वुड स्पिरिट बोला जाता है इसको। अच्छा, ये वुड स्पिरिट क्यों बोलते हैं ये भी लिखवाया होगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। अच्छा, C2H5OH को, यही अल्कोहल है मेन, इसी को बोला जाता है बेटा ग्रीन अल्कोहल। जो कंज्यूमेबल अल्कोहल है वो यही है, C2H5OH। CH3OH अगर कंज्यूम किया तो बहुत तेजी में, तुम्हारी पसंद का थोड़ी लिख रहे हैं वहां पे, लिख लो भाई, लिख लो। IUPAC को जैसा दिखा है वैसा ही मिलेगा।
सब लोग कह रहे हैं कि सर ग्रे होता है, तुम देख के आए हो क्या तुम लोग? क्या रेड होता है? एक सेकंड रुको, हम ही एनसीईआरटी में देख ले भाई। तुम्हें बड़ा पता है यार लेकिन इसके बारे में। कंज्यूमेबल अल्कोहल तुम थोड़ी छोड़े होगे, रुको तो। यार एनसीईआरटी में क्या ग्रे ने ग्रीन है? हमारे वाले में तो ग्रीन दिख रहा है, ब्लर है हमारे में। देखो तो जरा एनसीईआरटी देखो। अरे लाओ मेरे को देखो, टेबल में दिया है भाई, जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का टेबल है ना उसमें दिया है। ये देखो, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री हो गया, इसके ग्रे ने की ग्रीन है। ये देखो यहां पे दिया है अल्कोहल, गूगल कर लो भाई, ग्रीन है। चलो तुम ग्रीन ग्रे कुछ भी याद रखो, मैं एक बार देख लूं बस। गूगल पे भरोसा नहीं होता भाई, यही भरोसेमंद है। एआई महावाहियात चीज है। लो भाई, ग्रे ही लिख लो, ग्रीन ग्रीन। ग्रीन नहीं है भाई, ग्रीन लिख लो चलो। हाँ भाई, वुड स्पिरिट और ग्रेन अल्कोहल। वुड स्पिरिट आपके बहुत सारे पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, और कैसे क्वेश्चन आएंगे वहां लिखा होगा वुड स्पिरिट रिएक्ट्स विद C2, कुछ भी दे देगा, कोई बेस। ठीक है, अल्कोहल है कोई बेस से दे देगा रिएक्शन, अल्कोहल है कोई स्पेशल रिएजेंट से रिएक्शन दे देगा। तो इस टाइप के रिएक्शन आते हैं, इसलिए वो नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर, लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कुछ तरीके हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। सबसे पहले, एल्केन अगर आपके पास कुछ है तो एल्केन से आप अल्कोहल कैसे बनाते हो ये आप पढ़ चुके हो, रिवीजन के तौर पे दोबारा पढ़ रहे हो। याद करो, एक एल्केन था जिसका हमने अल्कोहल बनाया हुआ है एल्केन चैप्टर में। एल्केन चैप्टर में एक एल्केन से हमने अल्कोहल बनाया था, नोट करके स्पेशल रिएक्शन लिखवाया होगा, डब्बे में डलवाया होगा। कौन सा ऐसा एल्केन है जिससे आप अल्कोहल बना रहे थे? नो, कोई एफिसियल वगैरह नहीं। आप याद करो, मैंने आपको बताया था, किसी ने मेरे से डाउट भी पूछा था कि 3 डिग्री एल्केन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या वो H3 डिग्री हाइड्रोजन निकाल के अल्कोहल बना देता है? ये वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन एनसीईआरटी में है, बहुत ध्यान से आपको एल्केन में पढ़ाया था, दोबारा पढ़ा रहा हूं। अगर मान लो, बोर्ड पे सब लोग, अगर मान लो आपके पास 3 डिग्री एल्केन हुआ, ये देखो बोर्ड पे, ये जो आपके पास एल्केन है, क्या इसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है? क्या ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन है? तो ऐसा एल्केन जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, उसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? डी ब्लॉक वाले, H प्लस KMnO4, H प्लस K2Cr2O7, एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7, दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो। दोनों ही डी ब्लॉक वाले क्या हैं आपके पास? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला एल्केन जो है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये H को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा, और H को OH में कन्वर्ट कर दे रहा था। क्या ये रिएक्शन 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ संभव है? नहीं। क्या 2 डिग्री के साथ संभव है? नहीं। ये केवल और केवल 3 डिग्री के साथ ही संभव है। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे बना? ना मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है, ना सिलेबस में। ऑक्सीजन ऐड कराता है, बस ये ध्यान रखना है। और ये केवल और केवल 1 डिग्री के साथ ही, सॉरी 3 डिग्री के साथ ही संभव है। तो 3 डिग्री एल्केन
अल्कोहल में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं याद आ रहा था तो ये आपके पिछले वाले एग्जाम में आया है, मतलब आप जिससे आए हो उसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मैच द कॉलम जो क्वेश्चन आया था, उस मैच द कॉलम में एक यही था कि आपको प्रोडक्ट मैच करना था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके क्या बनेगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन जहां होगा वो 3 डिग्री एल्केन को 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। और ध्यान रखिए, दुनिया का कोई भी एल्केन अल्कोहल में नहीं बदला जा सकता। दुनिया का कोई एल्केन आप किसी भी मेथड से अल्कोहल नहीं बना सकते। ओनली वन वे, 3 डिग्री ही अल्कोहल बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना। एक और आएगा मिथेनॉल इथेनॉल, जो सबसे लास्ट टॉपिक है इसका, तो मैं सिखाऊंगा मिथेनॉल कैसे बनता है, इथेनॉल कैसे बनता है, वहां पे आएगा, वहां पे एल्केन से बनेगा। बट इन तरीकों से और कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो केवल एक तरीका है जिसमें आप एल्केन से अल्कोहल बनाते हो, और वो भी क्या मेथड यूज करते हो यहां से यहां जाने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम सबको अभी तक याद हो गया होगा कि डी ब्लॉक वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H+ KMnO4। ध्यान रखिएगा, एसिडिक KMnO4 बोलना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब एल्केन और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। एल्केन का एक और पॉसिबिलिटी है जो सबसे लास्ट रिएक्शन आएगा जब हम इथेनॉल बनाना सीखेंगे। ठीक है, इथेनॉल बनाने का प्रोसेस आपके एनसीईआरटी में सीखना है, वहां पे आएगा अब। ठीक है, चलिए अब देखो, एल्केन से अल्कोहल आप बना पाए। सेकंड, मान लो आपको बोला जाए एल्कीन से अल्कोहल बनाने का प्रोसेस, तो अब मेरे से पहले आपको बोल देना चाहिए था कि एल्कीन से अल्कोहल बनाने के हमने 3 रिएक्शन पढ़ रखे हैं। क्या आपने एसिडिक हाइड्रेशन पढ़ रखा है? कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा और फिर OH अटैक करेगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया था OMDM, जहां पे मैंने आपको बताया था मार्कोनिकॉफ होगा, बट वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। HBO पढ़ाया था, जहां पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉफ से OH ऐड हो रहा था। तो कोई भी एल्कीन अगर आपके पास दिया हो, देयर आर 3 वेज जिससे आप अल्कोहल बना सकते हो। तीनों वे को अभी रिवाइज कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तीनों को दोबारा पढ़ेंगे। एल्कीन से अल्कोहल बनाने का यह मेथड हो गया सबसे पहला। अब लिखेंगे एल्कीन से अल्कोहल बनाने का 3 मेथड। मेथड नंबर 1, सबसे पहला आपके पास होता है एसिडिक हाइड्रेशन। अच्छा, एल्काइन में एसिडिक हाइड्रेशन कर रहे थे तो वहां एक नाम था, क्या नाम था? एल्काइन में वाटर ऐड करते थे तो एक नाम बोल रहे थे, खुशरोव रिएक्शन, याद होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेशन हो जाता था टॉटोमर बन के। एसिडिक हाइड्रेशन अगर आप एल्कीन में कराते हो तो अल्कोहल बनेगा। दूसरा, अगर आप OMDM कराते हो तो अल्कोहल बनेगा। तीसरा, HBO कराते हो तो अल्कोहल बनेगा। एल्कीन से अल्कोहल बनने का केवल ये 3 मेथड है। ठीक है, पहला मेथड में एसिडिक हाइड्रेशन में ध्यान रखिएगा, एसिडिक मीडियम के अंदर वाटर ऐड होता है। नॉर्मल वाटर ऐड करने जाओगे, बोर्ड पे देखना सब लोग, मान लो मेरे पास ये एक बहुत छोटा सा एल्कीन है, अब इसमें वाटर की एडिशन है, क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एल्कीन में जब आप वाटर ऐड करने जाते हो, ऐड ही नहीं होगा। एल्कीन की वाटर से रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, कहां से रिएक्शन होगा? तो एल्कीन की हाइड्रेशन नहीं होती है, एसिडिक हाइड्रेशन होता है। तो जब तक आप H+ नहीं दोगे रिएक्शन में, ये रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं होगा। भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तभी तो रिएक्शन करेगा। तो वाटर से रिएक्शन लिख देना नहीं होगा, लेकिन अगर वाटर साथ में H+ दिया है तब हो जाएगा, क्योंकि क्या ये न्यूक्लियोफाइल पहले इससे रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से। अब एक बार इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा फिर OH इसमें अटैक करेगा। तो इसीलिए लिखा जाता है एसिडिक हाइड्रेशन होता, हाइड्रेशन नहीं संभव है। एल्कीन और एल्काइन में एसिडिक हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन संभव नहीं है। चलो, इसमें आपके पास सबसे पहला स्टेप बनता था, स्टेप 1, क्या भाई कार्बोकेटाइन फॉर्म होता था? और क्या कार्बोकेटाइन हमेशा स्टेबल बनाते थे? हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन ही फॉर्म करते हैं, स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म। दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनता है क्या रीअरेंजमेंट होता है? तो क्या यहां भी रीअरेंजमेंट होगा? तो स्टेप 2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करा दीजिए, नहीं पॉसिबल है तो मत कराइए।
तो स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, स्टेप 2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, स्टेप 3 में रीअरेंज कर गया तब क्या वाटर अटैक होगा? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है एंड देन सबसे लास्ट स्टेप में वाटर का अटैक होगा। वाटर अटैक करेगा, क्या लगाता है? OH। करने के लिए वाटर अटैक करता है बट OH लगता है। OMDM में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सा रिएजेंट लेते थे, HgOAc होल ट्वाइस स्लैश वाटर, फिर क्या लेते थे? NaBH4 स्लैश OH माइनस, यही लेते थे। कई बार ये OH माइनस लिखा होगा, कई बार नहीं भी लिखा होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, मार्कोनिकॉफ होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है? मार्कोनिकॉफ रूल से OH ऐड होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से OH ऐड होता है। अच्छा, कहां से OH आता है और कहां से H आता है? क्या वाटर से OH आता है? और क्या NaBH4 से H आता था? अगर मैं NaBD4 कर रहा था तो D आ रहा था। यस, तो मार्कोनिकॉफ है, कहां से OH आएगा कहां से H आएगा ये भी बता दिया। HBO जब हम कर रहे थे तो याद करो, हम वहां पे BH3THF ले रहे थे, या फिर इसकी जगह पे क्या ले सकते हो? B2H6। और यहां पे हम ले रहे थे H2O2 OH माइनस। यहां पे H और OH कहां से आता है? क्या BH3 से H आता है और H2O2 से OH आता है? ये हमने आपको बता रखा है। मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 मेथड हैं। एसिडिक हाइड्रेशन, जिसमें पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर अगर रीअरेंजमेंट होना है तो हो जाएगा और फिर OH लगेगा। OMDM में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां बन रहा होगा वहां पे OH लग जाएगा। हालांकि आपको बताया था OMDM में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, बताया था। हाँ, आंसर लाने के लिए सीधा रखिए, जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है वहीं पे OH लग जाएगा। वही तो मार्कोनिकॉफ रूल है। अच्छा, HBO में किसी भी तरह से कोई केटाइन एनाइन नहीं बनता है, सिंपली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए, आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो इसको क्लैरिटी आएगी। केवल एक तरीका है जिससे एल्केन से अल्कोहल बनता है, याद हो जाएगा। दुनिया में एक ही तरीका है एल्केन से अल्कोहल बनाने का, 3 डिग्री। 3 डिग्री में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दुनिया में 3 तरीके हैं जिससे एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हो, एसिडिक हाइड्रेशन, OMDM, HBO। अब देखो, मान लो मैंने ये वाला एल्कीन बनाया, यहां तक हो गया सबका? हाँ, बोर्ड पे देखो, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसी में तीनों आपको लगाना है। मान लो मैंने यहां पे एक एल्कीन बनाया, ठीक है। इस एल्कीन में मैंने सबसे पहले आपको H+ वाटर में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है, ठीक है। H+ वाटर के बाद नेक्स्ट आपके पास HgOAc होल ट्वाइस D2O NaBH4 OH माइनस। क्या बेयर्स रिएजेंट? बेटा वो मोनोहाइड्रिक है कि डाइहाइड्रिक है? अभी मोनोहाइड्रिक पढ़ रहे हैं, फिर आएंगे बेयर्स पे। इसके बाद आइए, HgOAc होल ट्वाइस के बाद B2H6 लिखा हो या B2D6 लिख दो और NaBH4 OH माइनस। इन तीनों में आपको प्रोडक्ट बताना है। एल्कीन सामने रखा हुआ है, एल्कीन में आप तीनों मेथड कर रहे हो, एसिडिक हाइड्रेशन भी कर रहे हो, OMDM भी कर रहे हो, HBO भी कर रहे हो। तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या एसिडिक हाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाओगे? अब कार्बोकेटाइन स्टेबल क्या आपके पास यहां बनेगा? ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या ये एक्सपेंशन का केस है? क्या ये 5 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा? तो 5 मेंबर बेटे 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 का चार्ज 2 पे चला जाता है। क्या ऐसा ही चला जाएगा?
5 मेंबर 6 मेंबर में चला जाएगा, 1 का चार्ज 2 पे। क्या रीअरेंजमेंट संभव है। रीअरेंजमेंट संभव है तो सीधा कार्बोकेटाइन कहां आ जाएगा, बीच में। बढ़िया, कार्बोकेटाइन आ गया। अब एक बार स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, रीअरेंजमेंट भी हो गया, अब क्या पॉसिबिलिटी है, OH अटैक करा दो, तो फाइनली जो अल्कोहल बनेगा वो कहां बनेगा, बीच में। जहां पे कार्बोकेटाइन है वहीं पे क्या लग जाएगा, माइनस। जहां पे प्लस है वहां पे किसको जोड़ देना है, माइनस। अल्कोहल बन गया आपके पास। अब मान लो मैं करा रहा हूं OMDM, तो OMDM में अब बताओ क्या कोई रीअरेंजमेंट वगैरह होता है क्या? क्या क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, नॉन क्लासिकल? नॉन क्लासिकल। अच्छा, क्या मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव? मार्कोनिकोव। तो क्या नेगेटिव पार्ट यहां आना चाहिए, और नेगेटिव पार्ट यानी कि OH माइनस, क्या यहां पे OD माइनस लगेगा? यहां पे बच्चों OD माइनस लग जाएगा, तो मान लो यहां पे क्या लगा दिए, OD, और नीचे क्या लगेगा, H, तो इधर पे क्या लग जाएगा, H। क्या हम लोग पढ़े थे कि OMDM एंटी एडिशन होता है? या ऐसा ध्यान रखो जब जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा तब तब एंटी एडिशन होगा? एंटी एडिशन हो गया, देखो अल्कोहल बन गया है। मार्कोनिकॉफ रूल से नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है। अच्छा, B2D6 में, B2D6 में यहां पे गलत लिख दिया क्या, यहां पे H2O2OH माइनस आएगा, H2O2OH माइनस। अच्छा, अब बताओ ऊपर से क्या आ रहा है, H या OH? ऊपर से आ रहा है आपके पास H नहीं भाई, D, और नीचे से क्या आ रहा है, OH। तो आपको फिर से अल्कोहल बनाना है, क्या भाई यहां पे आपके अल्कोहल लग जाएगा OH, और क्या यहां पे क्या लग जाएगा, ड्यूटेरियम D, सिंपल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है तो नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, बस यही डिफरेंस है तीनों में। अब यहां पे एक कंक्लूजन पढ़ाया जाता है, इन तीनों मेथड का कंक्लूजन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों मेथड का कंक्लूजन ये है कि एसिडिक हाइड्रेशन में जो अल्कोहल बना है, क्या वो दिख रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल बना है। जो OMDM में अल्कोहल बना है आप देख लो, 2 डिग्री अल्कोहल बना है। और जो यहां पे बना है, क्या वो 1 डिग्री अल्कोहल बना है? तो ये कहा जाता है कि अगर आपको हायर डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन करना हो तो कौन सा मेथड लोगे, एसिडिक हाइड्रेशन। जब आपको लोअर डिग्री लेना हो तो आप कौन सा लोगे, HBO। और जब आपको इंटरमीडिएट डिग्री लेना है, बीच का डिग्री लेना है, तो क्या लोगे, OMD। बस ये ध्यान रखना है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके हाईएस्ट डिग्री में चला जाएगा एसिडिक में, यहां रीअरेंज होके सबसे लोएस्ट डिग्री में चला जाएगा, रीअरेंज नहीं होके लोएस्ट डिग्री में चला जाएगा HBO। बीच का कोई डिग्री चाहिए 2 डिग्री को प्रेफर करने के लिए, OMD। तो यहीं पे लिखा जाता है कि आपके पास नोट, फॉर हायर डिग्री एल्कोहल, फॉर हायर डिग्री एल्कोहल आपके पास एसिडिक हाइड्रेशन इज प्रेफर्ड। एक पैसेज करके क्वेश्चन आया था, एम्स जब हुआ करता था तब, 2011-12 की बात बता रहा हूं, एम्स के मतलब पुराने दिनों में, वहां पे पैसेज टाइप का क्वेश्चन आया था। एक का नाम रख दिया था पीटर, एक का नाम रख दिया था मोहन, एक का नाम रख दिया था सोनू। उनके पास एक ही एल्कीन है, मतलब टाइम पास कराने के लिए आपका एग्जामिनर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है। प्रीवियस ईयर्स में होता था, अब तो नहीं आते वैसे क्वेश्चन, बट वो पैसेज बना के दिया था कि पीटर के पास एसिडिक हाइड्रेशन का, पीटर के पास 3 डिग्री अल्कोहल बना गया, मतलब एल्कीन का रिएक्शन हुआ, पीटर के पास 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, और जो कोई और होगा XYZ उसके पास 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, और कोई और था तीसरा उसके पास 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो पीटर ने कौन सा रिएक्शन ऑप्ट किया होगा, यही टाइप का क्वेश्चन पूछा था, जबरदस्ती का एक फ्रेम करके, है ना। अब वहां पे मान लो किसी पीटर का किसी का दोस्त होगा तो उसका टाइम वेस्ट हो गया, वो बस दिखाया है ड्यूटेरियम, एंटी नहीं है वो, ठीक है। HBO क्या होता है भाई, सिन एडिशन, वो बस दिखाया है यहां पे लिख के, सॉरी ये होता है एंटी और नीचे होता है सिन। ये सब तो पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो ड्यूटेरियम को इधर ही लगा लो।
चलो, अब आपके पास दिस इज HBO, OMDM एंड ये, ठीक है। तीसरा, एल्केन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया, एल्काइन से आप एल्कोहल नहीं बना सकते, क्योंकि एल्काइन में याद करो जब वाटर डाल रहे थे क्या वो एल्डिहाइड और कीटोन बन जा रहा था। तो एल्काइन में का जब वाटर डालेंगे तो अगले चैप्टर में आएगा वो आपके पास। अब देखो ध्यान से, तीसरा हाइड्रोकार्बन से तो हो गया, अगला चैप्टर हमने क्या पढ़ा, एल्काइल हैलाइड। तो कोई भी एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनाओगे, सोचो थोड़ा सा, रटो मत, सोचो। एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनाओ? एल्काइल हैलाइड क्या होता है? RX। बनाना क्या है? ROH। जितने भी SN1 SN2 रिएक्शन किए हो यही तो है भाई, जितने भी SN1 SN2 रिएक्शन किए हो वहां पे OH ही तो लग रहा है। SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट OH ऐड कर रहा है, और इसमें आपके पास न्यूक्लियोफाइल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल, अलग से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यही तो था। तो जितने भी SN1 SN2 रिएक्शन आपने किया है उन सब में, मान लो यहां पे लिख लिया एक अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है, तो क्या मेथड है? SN1। और क्या मेथड है? SN2। तो जो भी आपने SN1 SN2 किया है वो सब क्या होंगे? यही तो बनाएंगे। अब आ जाओ इसके एग्जांपल्स लिखो, थर्ड वाले के। ये भी चाइना का है क्या? देखो ये 5-6 जुड़ गया। ये चाइना का है यार, चाइना ही अटकता है और तो कौन अटकेगा। ले एक ही हो गया। हाँ, लिखो जरा लिखो जरा, एक बार एक क्वेश्चन देखना। मान लो मैं एक यहां पे CH3 CH CH2 और यहां पे CH3 और फिर Cl दे रहा हूं। मान लो ये आपको एक रिएक्शन दिया, अल्काइल हैलाइड दिया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे एक्वस NaOH डाला है। सोच समझ के बताना, ये SN1 होगा या SN2 होगा? जल्दीबाजी नहीं। SN1 या SN2? SN2। रीजन, क्योंकि क्या अलग से OH माइनस दिख रहा है? अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिख जाए अलग से, क्या वो SN2 रिएक्शन होता है? कभी भी आपको एक्वस वाले रिएक्शन दिख जाए, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एक्वस कुछ भी, दे ऑल आर SN2। क्योंकि एक्वस से घबराने नहीं है कि एक्वस से पानी आ गया, पानी इज पोलर प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब SN1। भाई ये तो सपोर्ट में दिया गया है, मेन कौन अटैक करेगा? OH माइनस। अच्छा, मान लो अगर आपके सामने एक्वस Na2CO3 लिखा हो, नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन? सोच समझ के। मान लो आपके पास एक्वस NaHCO3 लिखा है, पहले लिख लो क्वेश्चन फिर आराम से सॉल्यूशन करना। इन सारे क्वेश्चंस को पहले तो आपने मन में रख लीजिए, जो भी आपका सॉल्यूशन आ रहा है, सारे क्वेश्चन में SN1 होगा, SN2 होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आंसर आ जाएगा, लॉजिक सोचते रहो।
तुम्हारे नंबर तो आ गए ना इस बार वाले? मेरे पास क्यों नहीं आया? कहाँ है भाई? नहीं आया क्या? रिजल्ट नहीं आया क्या तुम्हारा? 2 बार आ गया मतलब? 2 बार आ गया रिजल्ट तुम्हारा? एक बार? बताओ। B3 की बच्ची आके टॉप कर रही है तुम्हारे सामने, भाव्या। हाँ, भाव्या बच्ची है, द्रोणिका नाम है उसका। वो गारंटीड, मैं लिख के दे रहा हूँ, 710 से ऊपर ही आएगा। अभी बता देता हूँ तुमको, द्रोणिका नाम याद रखना। इसी में पढ़ती है नीचे, सबसे कनेक्टेड है। मैं गारंटी ले रहा हूँ उसका। क्या मतलब, ब्रिलियंस है ना, वो अलग है। मैं 720 नहीं बोल सकते, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 720 रिस्क हो जाता है बोलना, है ना। पर 710 से ऊपर तो, नो डाउट वो 720 भी लेके आए तो कोई बहुत बड़ी घबराहट नहीं होगी कि हाँ कैसे आ गया, ठीक है आ सकता है। बहुत ब्रिलियंट है। और ऐसा नहीं है कि 4-5 ड्रॉप है, इट्स लाइक सेकंड ड्रॉप है उसका। तो विकास, विकास अच्छा किया इस बार, बढ़िया। उसको हम लोगों ने जानबूझ के बोला था कि अब तुम B3 का टेस्ट मत दो, B1 B2 के साथ एक बार दे के देखो। बोलते सर दे के देखते हैं। चलो खैर, पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग पता नहीं क्यों होपलेस से एकदम साउंड होते हो। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। ठीक है, शायद आपको उतना एक्सपोजर नहीं है सिलेबस का, या उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिलेबस का, आई डोंट नो। लेकिन आप ही में से बहुत सारे बच्चे हैं जो हम ही से कनेक्टेड है, रोज दिन हम ही उनको डाउट बता रहे हैं, हम ही उनको पढ़ा रहे हैं, हमारी वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, है ना। उनके तो नंबर आ रहे हैं ना, मतलब जिनके नहीं आ रहे मैं उनकी बात कर रहा हूं। मान लो जिनके 650 से नीचे नंबर आ रहे हैं, या टू बी सेफ साइड यहाँ के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैं आपको बताता हूं, अगर आप 600 से नीचे हैं तो रिस्क तो है, राइट, रिस्क तो है। और अब रिस्क है तो अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ सकते हैं, वो तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। क्योंकि मिरेकल्स हैपन। मिरेकल्स कैसे होते हैं कि आप अपना लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लास्ट में जाके कई बच्चे पैनिक में इधर उधर गड़बड़ हो जाएंगे, तो आप अगर पढ़ते रहोगे कि तो आपकी एंट्री हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो ना उम्मीद बन के सीधा उम्मीद बन के निकलते हैं, ठीक है, कि हाँ मेरा इतना आया, वो भी होता है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप लोग थोड़ा ना सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग रखो अपने मन में कि आता क्या है, और एक्चुअली फोकस वहां करो। आप लोग बहुत सीधे बच्चों की तरह आते हो, कॉपी खोल लेते हो, पेन उठाया, जो मास्टर ने पढ़ाया वो लिख लिया, और बस उसको एज इट इज फिर कल आ गए, फिर लिखा, फिर पढ़ा, फिर एज इट इज कल आए। पर तुम ऑनेस्टली पूछो कि क्या तुम अपना 24 घंटे ऑनेस्ट होके पढ़ाई कर रहे हो डॉक्टर बनने के लिए? अगर नहीं कर रहे हो तो क्या तुम ये ड्रॉप ले सकते हो अगले साल? कितना गड़बड़ होगा, पूरा साल एक खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाओ, जब भी होना होता है ना खुद से बात करो, ऑनेस्ट हो जाओ। टाइम है, टाइम की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि आप जग जाओगे ना। पूरा नीट जो है ना 5 महीने का ही गेम है। आई हैव सीन पीपल क्रैकिंग पूरे नीट 5 महीने, 4 महीने का गेम होता है, मतलब लास्ट में 4 महीने जनवरी से पढ़ते हैं, बोर्ड्स में लगे हुए, बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं लोग। जो बोर्ड्स के टॉपर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो होते हैं, वो 4 महीने में कवर करते हैं, क्योंकि उनको एनसीईआरटी की रीडिंग है, उनको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना होता है कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। ऑनेस्ट होके नहीं पढ़ोगे ना तो दिक्कत होगी। यू हैव टू बी ऑनेस्ट। और टाइम वेस्ट आप कर रहे हो आपको भी पता है, समय पे आप जो पढ़ना है वो आप नहीं पढ़ रहे हो आपको भी पता है, सॉल्यूशन क्या है वो भी आपको पता है। बस वही है ना कि मन है, बस आलस आ रहा है, सो रहे हैं। मेहनत कर सकते थे लेकिन कर नहीं पा रहे, ठीक है। कभी मोबाइल में लग गए, कभी मूवी में लग गए, कभी दोस्तों में लग गए, कभी यहां से लेट निकले। देखो, विक्ट्री इज इक्वल टू डिसिप्लिन, ये सुनील छेत्री की बहुत पहले मैंने एक लाइन सुनी थी। विक्ट्री किसी भी चीज में चाहिए, कोई भी चीज हो, मेरा टीचिंग का प्रोफेशन हो, मेरा अपना इंजीनियरिंग कॉलेज रहा है, या मेरा अपना कोई भी एक्सपीरियंस रहा है, विक्ट्री इज इक्वल टू डिसिप्लिन। आपको नॉलेज से विक्ट्री हुई ही नहीं आज तक। AR1 इसलिए नहीं आता कि वो नॉलेज बहुत है, नॉलेज तो होना ही है। नॉलेज क्या आप कम पढ़ रहे हो क्या? अभी
बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़े हुए को अप्लाई नहीं कर रहे हो। मान लो आपने बहुत अच्छा ड्राइविंग का वीडियो देख लिया, खूब अच्छा कार चलाने का वीडियो देख लिया, आपको पता है कहाँ गियर लगाना है, कहाँ स्पीड करना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, अप्लाई ही नहीं करोगे तो पहले दिन तो एक्सीडेंट ही होगा। अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। आप वहां पे जाके एग्जाम में सोचोगे हम अप्लाई कर लेंगे सारा थ्योरी, इट इज नेवर एवर पॉसिबल। आज तक नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? आपको बहुत बार खुद में गलतियां करनी होगी, खुद अपना एक्सीडेंट करना होगा, खुद सीखना होगा, खुद संभलना होगा, तब वहां पे जाके ना आप अच्छा कर पाते हो। एंड विक्ट्री इज डिसिप्लिन। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी अच्छा है, राइट? एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में संभव नहीं होता है, राइट? 6 महीने लगातार एक ही चीज को करने से वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है? 6 महीने में मुझे लगता है 600 बार आपको नेचर पीछे खींचेगा। दिस इज द रूल ऑफ नेचर। 600 बार से ऊपर कम से कम आपको नेचर पीछे खींचेगा। नींद आएगी, भूख आएगी, ज्यादा खाने का मन करेगा, सोने का मन करेगा, दोस्तों से बात करने का मन करेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अंदर आता है। आपको बता दूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक झूठा दिलासा अंदर से मिलता रहेगा आपको कि नहीं सब सही चल रहा है, या हो जाएगा, या भी टाइम में कर सकते हैं। बट वो कब तक दोगे, है ना? एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं तो एक्सपोज हो जाना है। तो जितना जल्दी, जब से आपकी आंखें खुल जाए तब से अच्छा है, ठीक है? और मैं आपको बताता हूं, अगर आप खुद से बात किए तो ही आप सेलेक्ट होगे। खुद का ट्रैक करो, खुद कहां हो, कितने दिन बचे हैं, क्या क्या करने से सिलेबस कंप्लीट होगा। 1000 टीचर आएंगे, 1000 बातें बोलेंगे, 1000 वीडियोस आएंगी, 1000 बातें होंगी, और कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। खुद से बात करना होगा, खुद के दिन गिनने होंगे, खुद कितने स्पीड में पढ़ते हो ये तुम्हें पता है, ठीक है? तुम्हें अपना सिलेबस तुम्हारे सामने होना चाहिए, कितने दिन में क्या क्या कंप्लीट करना है ये सामने होना चाहिए। और आप लोग की सबसे बड़ी दिक्कत है, प्लानिंग नहीं करते हो कि मुझे क्या करना है आज, या मुझे क्या करना है अगले हफ्ते में, या इस टेस्ट से पहले मुझे क्या करना है। नो वन नोज। रैंडम तीर मार रहे हैं, अंधे में चला रहे हैं तीर, कहीं लग जाए तो लग जाए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, फिर ड्रॉप ले लेंगे। रैंडम चलोगे तो फेलियर होने का चांसेस मैक्सिमम है। रैंडम मत चलिए, प्लान करके चलिए। हमें पूरा प्लान होता है कि हमें कब कब क्या क्या करना है। किसी की लाइफ में आप ले लो, कोई एक्टर ले लो, कोई बड़ा क्रिकेट प्लेयर ले लो, उसके आगे 6 महीने क्या करना है पूरा प्लान है। इस दिन उसको ये मैच खेलना है, इस दिन ये प्रैक्टिस करना है, इस दिन ये वहां जाना है, इस दिन वहां जाना है, पूरा प्लान है। अगर आप बिना प्लान के चलोगे कुछ नहीं होगा, नथिंग। ठीक है, मेडियोकर जिंदगी तो सब लोग जी ही लेते हैं, जीने में क्या दिक्कत है? और अगर आपको आउटस्टैंड करना है, बाहर भीड़ से दिखना है, अगर आपको थोड़ा सा नाम बनाना है, चाहते हैं आप फैमिली प्राउड करना, या कुछ करना अलग करना, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करना, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। विक्ट्री कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन, नथिंग एल्स। रोज सुबह उठ के, मान लो आपने सोचा कि 8 बजे से क्लास है, मैं 6 से 7 घर पे पढ़ लूं। रोज सुबह 6 बजे नहीं पढ़ा जाता लोगों से, इट्स वेरी इजी। अब सो जाओ ना, 11-12 बजे सो जाओ, 6 घंटे के बाद आराम से नींद खुलती है। एनी ह्यूमन बॉडी नींद खुलती है, ठीक? हाँ, अनलेस अनटिल आप बहुत ज्यादा चावल और रोटी खा के सो रहे हो तो आराम से नींद खुलती है। नींद की बीमारी बहुत है लोगों को। अनलेस अनटिल आप बहुत हेवी फूड आप खा रहे हैं तो ही नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि सारी एनर्जी कहां जा रही है? आपकी डाइजेशन में। तो आपका ब्रेन, मतलब आपका बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाया, तो वो लंबा समय चाहेगा रिलैक्स करने के लिए। तो 6 घंटे की नींद 8 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी, 9 घंटे लग जाएंगे। जितना जंक फूड खाओगे उतना ही आवर ऑफ स्लीप, क्योंकि बॉडी को डिमांड करता है ना स्लीप, बॉडी को चाहिए। वो आप आज नहीं दोगे तो कल मांग लेगा। आज आप मान लो 2 घंटे सोए तो कल वो 12 घंटे सुला देगा आपको। बॉडी विल रिक्वायर, बॉडी को चल, मशीन है, उसको चलने के लिए फ्यूल चाहिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको सोना ही पड़ेगा उतना देर। सबको पता है 6 बजे उठना है, बट नो वन डज। सबको पता है बाहर नहीं खाना है, बट कोई कर नहीं रहा है। वेरी सिंपल थिंग्स हैं, बट इट्स नॉट इजी। आसान नहीं होता है, डिसिप्लिन आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? अपने आप को इतना डिफिकल्ट कर लो ना, चीजें आसान लगने लगे। आप जब तक हारते रहोगे वो हराता रहेगा। आपको डिफिकल्ट होना पड़ेगा कि हाँ मुझे उठना है 6 बजे, और उठना है 6:30 में उठना है तो उठना है। अब नो एक्सक्यूज, उसके लिए मुझे डिनर स्किप करना पड़ेगा, कर देंगे। जितना जल्दी डिनर करोगे उतना जल्दी नींद खुलेगा। वेरी प्रोपोर्शनल, लेकिन सिंपल मैकेनिज्म है बायोलॉजी की। जितना जल्दी खा लोगे उतना ही ज्यादा स्टोमक को टाइम मिल गया आपको डाइजेस्ट करने के लिए, उतना ही जल्दी नींद, जितना जल्दी डाइजेस्ट हो गया फूड उतना जल्दी नींद खुलेगा। वेरी सिंपल, ठीक है? तो थोड़ा सा ना प्लान करिए। मतलब मेरे हिसाब से आप प्लानिंग में चूक रहे हो। नॉलेज की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत करने की कमी नहीं है, जज्बा में कमी नहीं है,
बट अनप्लैंड ना, रैंडम चल रहे हो आप, कुछ भी जब हाथ में लगा वो कर लिए, टेस्ट में आया आया, नहीं आया नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू प्लान योर डे, यू हैव टू प्लान द एंड डे। 4 मई को क्या होना है, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए अभी से। कब क्या करना है, कितने टेस्ट सीरीज देने हैं, अभी अगले 15 दिन में मुझे क्या क्या चैप्टर्स को री रिवाइज कर लेना है ना। अब बहुत सारे बच्चे मेरे B3 वाले हैं, उनको रिवीजन करना है, तो आप देखोगे तो जो टेलीग्राम में लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं हर दिन आपको पीरियोडिक टेबल का एक एक दो डीपीपीस दे रहा हूं, 30 क्वेश्चन का। अगर आप खाली वो डीपीपी कर लो, मोर देन इनफ टू रिवाइज योर पीरियोडिक टेबल, मोर देन इनफ। अगर आपका किसी भी वजह से बेस कमजोर रह गया है तो वो वाले टॉपिक उठा के देख लो, वो वाले टॉपिक आप वीडियो से उठा के देख लो, 2x पे करके देख लो, लिखने नोट्स बनाने और कॉपी करने की जरूरत नहीं है। समझ लो, समझ के क्वेश्चन कर लो। 2 तरीके होते हैं सीखने के, या तो नोट्स बना के पूरा टाइम लगाओ फिर सीखो, या तो जल्दी जल्दी उसको देख लो और बहुत सारे क्वेश्चन कर लो। भाई नोट्स बनाओगे तो ऑब्वियसली दिमाग धीरे धीरे सोचेगा और सोचते सोचते समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, टाइम कम है, तो आप जल्दी जल्दी वीडियो देख लो 2x पे या 1.5x पे, कॉन्सेप्ट बैठ गया यहाँ पे, या इन टाइप के क्वेश्चन में ये करना है, फिर आप उस पर क्वेश्चन लगा लो बहुत सारे, तो दिमाग ने एक ही काम को 2 बार कर लिया, हो गया। लिखने में भी तो यही होता है, एक बार देखते हो, एक बार लिखते हो, एक बार देखते हो लिखते हो, तो दिमाग 2 बार काम कर रहा है, इसलिए चीजें लिखने में समझ आती है। यहां भी आप वही कर रहे हो। तो अगर आपका किसी भी तरह से कोई चीज पीछे छूट गया है, उनसे कवर करिए, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। रोज दिन का 20 मिनट एक्स्ट्रा पूरे 6 महीने में आपको 1 महीने एक्स्ट्रा कर देता है। रोज दिन अगर आप 20 मिनट एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, 6 महीने में पता नहीं आप 1 महीना एक्स्ट्रा काम कर लेते हो, तो जो आपके पुराने 1 महीने गड़बड़ भी हुआ है वो भी अच्छा हो जाएगा अगर आप रोज के 20 मिनट कर रहे हो तो। बट प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आप लोग समझ नहीं रहे हो, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। हमारा दिन प्लान होना चाहिए, हमारे पूरे टाइम प्लान होना चाहिए कि आज मैं 3 बजे यहां से मान लो घर पहुंचा, 3 बजे के बाद क्या, किसी के पास कोई प्लान नहीं है, मैं आपको बता देता हूं अभी 3 बजे के बाद क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, नो वन नोज। आज कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है किसी को नहीं पता है, आज कौन सा क्वेश्चन लगाना है ये भी नहीं पता है। आप जाएंगे फिर सोचेंगे करना क्या है ना, रैंडम चीजें दिमाग में, और जब तक दिमाग को डायरेक्शन नहीं दोगे वो काम ही नहीं करेगा। मान लो सुबह उठते ही आपको पता हो कि आज मुझे 3 बजे ये करना है, 6 बजे ये करना है, तो दिमाग पहले से तैयार है काम करने के लिए, ठीक है ना। इट ऑल सब सिग्नल पे काम चलता है, दिमाग को आप डायरेक्शन दे चुके हो, आज मुझे ये करना है, ठीक है आप 3 बजे कर पाओगे। लेकिन आप 3 बजे सोचोगे कि मुझे ये कर लेता हूं, फिर वो नहीं होगा, वही 1 घंटे का काम 4 घंटे लग जाएगा। कहते हैं ना आपकी सर टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, क्योंकि आपने प्लानिंग की नहीं, आपने कुछ रैंडम उठा के कर लिया है, आज हमने ये पढ़ा चलो नोट्स रिवाइज करते हैं फिर ये करते हैं। इट्स ऑल बिना प्लानिंग के कर रहे हो, रैंडम चल रहे हो, दिक्कतें होंगी। प्लान करिए रोज का दिन, ठीक है, सोने से पहले दिन प्लान करना होता है। दिस इज द वेरी, हम लोग क्या है ना, गरीब राज्य में पैदा हुए हैं, तो हमें ये सब चीजें नहीं पता है, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी आप बड़े इंसान को देख लो, उनके पास एक डायरी होती है, उनका पूरा दिन में टाइम वाइज लिखा होता है करना क्या है। दैट इज जस्ट कॉल्ड सिग्नलिंग ऑफ माइंड। माइंड को आप सिग्नल दोगे नहीं, करते रहो जो करना है, माइंड को समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, रैंडम कुछ भी चल रहा है। फिर आप जो काम 10 घंटे कर सकते थे अब नहीं कर पाए, आप अपने बॉडी से काम नहीं करवा पाए, राइट। तो थोड़ा सा ना ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करना होता है काम। चलिए प्लानिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। चलिए यहां आते हैं, जब भी आपको बेटा एक्वस NaOH लिखना है, एक्वस NaOH लिखा हो, SN2 रिएक्शन आपके पास आएगा। अच्छा, SN2 रिएक्शन है तो SN2 रिएक्शन क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है, और बैक साइड अटैक में Cl को हटा के क्या OH में लगा देता है, ठीक है। सिमिलरली एक्वस Na2CO3, अब मुझे आपसे यही जानना है कि एक्वस Na2CO3 में क्या लगेगा, OH लगेगा या CO3 लगेगा, OH लगेगा या CO3 लगेगा, OH लगेगा। रीजन समझो भाई, यहां बनेगा जरूर कार्बोनेट आयन, बट क्या वाटर उसको सॉल्वेट कर लिया, और वाटर सॉल्वेट कर लिया तो ये डोनेट करने देगा नहीं, तो फिर कौन डोनेट करेगा, वाटर। लेकिन क्या अलग से हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है, हाँ, तो अगर अलग से न्यूक्लियोफाइल लिया है तो क्या हो जाएगा SN2, और SN2 मैकेनिज्म को ही ये फॉलो करेगा, लेकिन अटैक नहीं करने देगा लास्ट स्टेप में। न्यूक्लियोफाइल को कौन अटैक करेगा, सिंपली Cl हटा के OH लग जाएगा। सिमिलरली क्या सेम स्टेप में ये भी SN1 होगा, सॉरी SN2 होगा, और क्या यहां भी बेटा HCO3 माइनस बनेगा जरूर,
न्यूक्लियोफाइल हमने लिया अलग से है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, सब मैकेनिज्म उसी तरह होगा, बट लास्ट में अटैक कौन कर देगा? वाटर, तो OH बन जाएगा। सिमिलरली एक्वस NaCN लिखा हो और मान लो यहां पे NaCN लिखा हो, दोनों में डिफरेंस है। एक्वस NaCN हो या NaCN हो, देखो CN माइनस हमने अलग से एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया है, होगा तो SN2 ही, बट क्या ऊपर वाले में वाटर का अटैक हो जाएगा और OH बन जाएगा? बट नीचे वाले में क्या इस बार वाटर नहीं है, तो क्या CN अटैक करेगा? तो बस यही सिंपल डिफरेंस है। एक्वस और इसमें सिंपल डिफरेंस यही होता है। वाटर में क्या SN1 रिएक्शन होता है, और SN1 रिएक्शन में क्या आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन क्या रीअरेंज हो सकता है? नहीं, हाईली स्टेबल है। कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा तो हाईली स्टेबल है, और हाईली स्टेबल है तो क्या यही OH आके अटैक कर देगा? कार्बोकेटाइन बनेगा और फाइनली आपके पास OH आके अटैक कर देगा। सिमिलरली D2O में क्या OD आके अटैक कर देगा? D2O में आपके पास OD है, OD आके अटैक कर देगा। ठीक है। NaSH में भी क्या SH आके अटैक कर देगा? SN2 मैकेनिज्म होगा, SH आके अटैक कर देगा। H2O और D2O में SN1 होगा, NaSH में SN2 होगा। इस वाले में बताओ CH3OH में व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है? SN2 या SN1? CH3OH क्या ये सॉल्वेंट है या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल है? भाई लिखवाया था ना, वाटर, ROH, MEOH, ये सब क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहीं लिखा हो तो क्या वो SN1 होता है? और SN1 होगा तो क्या होगा? OH जाके जुड़ जाएगा, सिंपली आपके पास OH। लेकिन नीचे वाला यहीं पे डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब देखो सॉल्वेंट है, क्या हमने अलग से वो लिया हुआ है न्यूक्लियोफाइल, और अलग से न्यूक्लियोफाइल है तो क्या SN2 होगा? लेकिन SN1 हो SN2 हो, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, लगेगा तो OCH3 ही। तो एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल आपको बनाना है तो वो SN1 SN2 मैकेनिज्म से संभव है, जो आप ऑलरेडी अभी पढ़े हुए हो। अच्छा, एल्डिहाइड, अब अल्कोहल से अल्कोहल तो नहीं बना सकते, एक अल्कोहल से दूसरे अल्कोहल कैसे बनाओगे? चौथा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है अल्कोहल के बाद जो लास्ट चैप्टर आता है वो आता है एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से आप अल्कोहल कैसे बनाओगे? एल्डिहाइड और कीटोन से आप अल्कोहल कैसे बनाओगे? तो आइए एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल की चर्चा करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में आपके पास क्या डबल बॉन्ड O होता है, और अल्कोहल में क्या सिंगल बॉन्ड O होता है? तो हमें क्या करना है, बस सिंपली डबल बॉन्ड O को क्या करना है? सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करते थे? कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या हमने पढ़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड में H और H दोनों एटम पे ऐड कर देगा, और क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? अच्छा, तो डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड O में जब आपको कन्वर्ट करना हो तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन आपको करना है। कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन आपको करना है, तो आइए कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन देखो। एल्डिहाइड कीटोन से जब आप अल्कोहल बनाओगे तो दो मेथड होते हैं, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में डबल बॉन्ड O है, और यहां से जब आप अल्कोहल बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड OH है बेसिकली। तो क्या यहां पे डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड O हुआ है, क्या ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ है? भाई पहले डबल बॉन्ड O है, अब सिंगल बॉन्ड O आ गया, क्या अब रिडक्शन प्रोसेस हुआ है? तो रिडक्शन कराने के लिए सबसे पहला मेथड हमने लिया है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड में यही कन्वर्ट करता था? सबसे पहला रिएक्शन यही पढ़ा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या करता है? CH2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम या राने निकल,
ठीक है, रानी निकल अभी छोड़ दीजिए। H2 निकल प्लैटिनम और पैलेडियम क्या करता है, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे क्या H और H ऐड कर देगा दोनों साइड पे और आपके अल्कोहल बना देगा। दूसरा, अगर रिडक्शन करना है तो क्या हम एक रिड्यूसिंग एजेंट का सहारा लेंगे। अगर एक रिडक्शन करना है तो हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, LiAlH4 और NaBH4, LiAlH4 और NaBH4 दोनों की मदद से हम ये कर सकते हैं। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, LiAlH4 NaBH4 इसकी मैकेनिज्म सब कुछ पढ़ेंगे। LiAlH4 और NaBH4 डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट करता है। इसका जो नाम होता है, सबसे पहले कौन आएगा, लिथियम, तो लिथियम का नाम लिख दो। उसके बाद कौन दिख रहा है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम लिख दो, लिथियम एल्युमिनियम। और फिर क्या ये मेटल से हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्राइड बनता है। मेटल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या H माइनस होता है, कभी भी हाइड्रोजन मेटल से जुड़ गया, मेटल तो क्या होता है हमेशा प्लस, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा माइनस, हाइड्रोजन माइनस हो गया तो क्या हो गया हाइड्राइड। सिमिलरली इसको क्या बोला जाएगा, सोडियम बोरोन, बोरोन को शॉर्ट फॉर्म में बोरो लिख देते हैं। और क्या यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इट इज सोडियम बोरो हाइड्राइड। इसको जनरली एग्जाम में भी, क्वेश्चंस में भी शॉर्टकट में लिखा जाता है LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको भी शॉर्टकट इस्तेमाल होता है SBH, सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो LaH हो गया, SBH हो गया, सोडियम बोरो हाइड्राइड। अब इन दोनों में एक कॉमन चीज है, दोनों मेटल के हाइड्राइड है। वहां लिथियम और एल्युमिनियम का है और नीचे वाले में सोडियम का है, ठीक है। या फिर रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी मेटल हाइड्राइड ले लो, भाई ये दोनों तो पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ में कोई भी मेटल हाइड्राइड ले लो, सोडियम हाइड्राइड एग्जांपल के तौर पे आप ले लो एक सोडियम हाइड्राइड। क्या यहां पे मेटल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो मेटल क्या हो जाता है प्लस, भाई मेटल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो क्या बेटे मेटल किस में टूटता है हमेशा प्लस में, और ये किस में टूटेगा हमेशा माइनस में, तो क्या यहां पे H माइनस जुड़ रहा है। और एक चीज आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा H माइनस प्रोवाइड करता है या प्रोड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट दुनिया का कैसा भी रिड्यूसिंग एजेंट हो, LiAlH4, NaBH4, मेटल हाइड्राइड, आगे अल्डिहाइड कीटोन में और रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐड होंगे। तो अभी ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना है। तो दुनिया का कैसा भी रिड्यूसिंग एजेंट हो हमेशा वो H माइनस प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, मेटल का हाइड्राइड, मेटल का हाइड्राइड मेटल क्या बनाएगा प्लस, तो H क्या बनाएगा माइनस, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है H माइनस। मेटल प्लस बन के तुरंत स्टेबल हो जाएगा, देखो इनर्ट गैस हो गया, मेटल प्लस होकर स्टेबल हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाए, लिथियम हो जाए, सब इनर्ट गैस बन जाते हैं। मेटल हमेशा प्लस चार्ज बन के निकलता है और ये क्या रिलीज करता है H माइनस। तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड H माइनस। क्या दुनिया के सारे रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं वो H माइनस प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड्स H माइनस। अगर यहां पे मैं LiAlD4 ले लूं तो क्या ये D माइनस हो जाएगा, NaBD4 ले लेता हूं D माइनस हो जाएगा, NaD ले लेता हूं ये D माइनस हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर LiAlH4 दिया है तो H माइनस रिलीज करेगा, LiAlD4 दिया है तो D माइनस रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, सबसे छोटा एल्डिहाइड ले लो, एक 2 कार्बन का ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन में कराता हूं, पहला तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, H2 निकल प्लैटिनम या पैलेडियम, तीनों में से कोई एक ले लो। जैस क्या करता है ये हाइड्रोजन ऐड करता है, तो डबल बॉन्ड जहां है क्या एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर ऐड हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन नीचे ऐड हो गया तो क्या ये CH3, देखो एक हाइड्रोजन पहले से था एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्या ये CH2 हो गया, और क्या ऊपर क्या लग गया OH। तो क्या यहां पे आप देखोगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड को कहां कन्वर्ट कर दे रहा है, सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोजनेशन करता क्या है, डबल बॉन्ड में एक नीचे H एक ऊपर H, नीचे H ऊपर H डालोगे आपके पास बन गया प्रोडक्ट। जैसे मान लो मैंने एक कीटोन बनाया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सबसे छोटा कीटोन। अब इसमें मैंने डाल दिया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज वेरी सिंपल, डबल बॉन्ड के दोनों एंड पे क्या करना है, H ऐड करना है, तो यहां पे CH आ जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ, CH3 बीच में CH आ गया, ये पहले से था और यहां पे OH आ गया।
क्या बेटे एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, कीटोन का रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, कभी भी रिडक्शन से 3 डिग्री अल्कोहल नहीं संभव है, कभी भी रिडक्शन से 3 डिग्री संभव नहीं है। तो जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएं, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा, चाहे वो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड हो, मतलब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो। मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N भी कराया हुआ है। तो कैसा भी आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या करता है, HH ऐड कर देता है। तो एल्डिहाइड कीटोन में HH ऐड करेगा तो ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, क्या ये कीटोन है? कीटोन में आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऐड कर दो, क्या एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, तो एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, आपके पास कुछ इस तरह से OH बन जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मान लो आपके पास यहां पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पे ऑलरेडी एक D लगा हो, मान लो पहले से है तो एल्डिहाइड ही, इसमें आपने जोड़ दिया है मान लो H2 निकल प्लैटिनम या पैलेडियम में से कुछ। मान लो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है, लेकिन आपने लिया यहां पे D2 Na PT या PD, इन दोनों में अब रिएक्शन कराइए। यहां पे H ऐड होगा या D? H ऐड होगा। नीचे वाले में H ऐड होगा या D? D ऐड होगा। तो बस अब देख लीजिए CH3 CH2, यहां पे एक D पहले से था, एक H आ जाएगा, और क्या इससे OH जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहां पे CH3 CH2, एक H पहले से था, D आ गया, और क्या OD जुड़ गया है। तो D2 आएगा तो 2 ड्यूटेरियम जोड़ना है, H2 आएगा तो 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, बस सिंपल एज दैट। अब मान लो रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, छोटे से एल्डिहाइड से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और इसमें हमने रिएक्शन कर दिया है LiAlH4। जैसे ही आपको LaH दिख जाए, मेटल का हाइड्राइड दिख जाए, तो क्या ये आपको समझ में आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करेगा, H-, यहां पे तो हाइड्रोजन है तो क्या प्रोवाइड करेगा, H-। अब देखो ध्यान से, H- प्रोवाइड किया है, ये H- कहां जाके अटैक करेगा, प्लस पे। H- कहां जाके अटैक करेगा, प्लस पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आया, डेल माइनस, कार्बन पे क्या आ गया, डेल प्लस। तो H- जाके आपके पास अटैक करेगा इस कार्बन के डेल प्लस पे। अच्छा, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3, यहां पे क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन पहले से है, क्या हाइड्रोजन दूसरा लग गया, और क्या एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। भाई ये जो H- यहां आएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे, 5 बॉन्ड ना हो जाए इसलिए उस ऑक्सीजन के बॉन्ड को तो टूट गया, वो वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड आपके पास टूट गया। अच्छा, अब LiAlH4 जब भी हम लेंगे तो वाटर में कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा, वाटर एज अ सॉल्वेंट हम लेते हैं। LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट हम हमेशा सॉल्वेंट के साथ लेते हैं। तो सॉल्वेंट में क्या आपको H+ दिख रहा है, और यहां पे क्या आपको O- दिख रहा है, तो सॉल्वेंट से वो H+ लेके क्या वो एल्कोहल बना लेगा। बोर्ड पे देखो, CH3 CH2, ऑक्सीजन को कौन मिल गया, वाटर। रिड्यूसिंग एजेंट H- जोड़ता है, बस यही कहानी है, और H- जोड़ेगा तो पहले वाला बॉन्ड टूट जाएगा, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, यही हो रहा है वहां पे। एक कीटोन का एग्जांपल देके समझाता हूं। एक कीटोन का देखो सेम एग्जांपल है, H के बजाय CH3 ऐड हो गया, मैं यहां पे LiAlH4 ले रहा हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ D2O ले रहा हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, यहां पे H- प्रोड्यूस होगा या D-, H- प्रोड्यूस होगा या D-, H-। भाई मेटल हाइड्राइड देता है ना, तो हाइड्राइड क्या हो गया, H-। H- कहां अटैक करेगा, कार्बन प्लस पे, तो क्या ओल्ड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, तो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। तो देखो
यहां पे ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो गया है, और ये H पहले से था। क्या आपके साथ सॉल्वेंट दिख रहा है? सॉल्वेंट क्या H2O या D2O? D2O। इस बार D प्लस जनरेट करेगा, H प्लस, D प्लस। तो क्या यहां पे कौन जुड़ गया? D। तो CH3 CH2 और क्या जुड़ गया आपके पास? OD। अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला साइक्लोहेक्सेनॉन है और यहां पे LiAlD4 कर दो, मान लो LiAlD4 की रिएक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ D2O। अच्छा, यहां पे चलो, अब देखो LiAlD4 H माइनस जनरेट हो रहा है या D माइनस? H माइनस या D माइनस? D माइनस। तो D माइनस जनरेट होगा। D माइनस कहां अटैक करेगा? इस कार्बन पे प्लस पे। तो D माइनस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। तो क्या ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म? तो क्या ड्यूटेरियम जाके जुड़ गया? अब देखो सॉल्वेंट D2O है, सॉल्वेंट क्या D2O, तो क्या जुड़ेगा यहां पे? D प्लस। तो सिंपली D2O से D जाके जुड़ जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेनॉन में यहां पे भी D है और यहां पे भी D है, OD। तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो, आप उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। जैसे मान लो मैं एक एल्डिहाइड कीटोन लेता हूं, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन में अब हमने NaH डाल दिया, इसी क्वेश्चन में हमने KH डाल दिया। तो क्या ये मेटल के हाइड्राइड है? भाई मेटल का हाइड्राइड क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करता है? H माइनस। तो क्या यहां से भी H माइनस निकलेगा? H माइनस कहां अटैक करेगा? इस कार्बन प्लस पे। तो देखो जरा ध्यान से, CH3 क्या बन गया? CH2। ये क्या बन गया आपके पास? CO माइनस। पहले से ड्यूटेरियम है और क्या जुड़ गया बेटा आपके पास? हाइड्रोजन। अच्छा, जब इसमें आप O माइनस बन चुका है, ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें कोई भी सॉल्वेंट होगा, जब भी रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो सॉल्वेंट लेना पड़ता है। अगर सॉल्वेंट वाटर हुआ तो H प्लस जुड़ जाएगा, अगर सॉल्वेंट D2O हुआ तो D प्लस जुड़ जाएगा। बस सिंपल कहानी। सी H पहले से था, D हो जाएगा और जाके वहां पे OH जुड़ जाएगा। तो मेटल हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहां पे D2O कर लो, बस यहां पे सॉल्वेंट D2O ले लो। अब बताओ, क्या अब आपके सामने CH3 CH2, क्या ये H माइनस जाके जुड़ जाएगा? CH2 हो जाएगा। क्या वो O माइनस बना देगा? और O माइनस किससे जुड़ जाएगा? D से। तो CH3 CH2 OD डायरेक्ट लिखा है। देखो क्या H माइनस जाके पहले जुड़ा इस पे, तो यहां से H माइनस जाके जुड़ा होगा। क्या O माइनस बनेगा? O माइनस को कौन मिल गया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से OD बना दिया। तो एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना बहुत सिंपल है। रिड्यूसिंग एजेंट का हेल्प लीजिए एंड सॉल्वेंट का हेल्प लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट उस डबल बॉन्डों को सिंगल बॉन्डों में बदलता है और सॉल्वेंट उसको अल्कोहल बना देता है। अब यहां पे एक नोट आता है, LiAlH4 और NaBH4 में LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है और NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ऐसा क्यों? LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 माइल्ड है, कमजोर है, क्यों? और why LiAlH4 is a strong reducing agent and why NaBH4 is a mild reducing agent? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, उसका एप्लीकेशन है कि भाई वो माइल्ड है तो किसी किसी को रिड्यूस करेगा। बट यहां पे आप मुझे बताइए कि NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों? समझाता हूं।
बोर्ड पे देखिएगा, इसका रिलेशन एसर्शन रीजन में पूछा हुआ है 17, 18, 16 किसी सवाल में, किसी साल में। आइए, LiAlH4 को लिखा जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो आपके सामने NaBH4 है ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा क्यों बोला गया इसके बारे में, देखो ध्यान से। LiAlH4 और NaBH4 में बस एक चीज का डिफरेंस है, दोनों में तो H माइनस ही रिलीज हो रहा है भाई, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। ऊपर में जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है और सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम में क्या आपके पास NaBH4 में क्या बोरोन नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ऊपर सारा का सारा मेटालिक कैरेक्टर है, और नीचे वाले में क्या नॉन मेटल भी घुस गया, तो क्या नॉन मेटालिक कैरेक्टर आया। और नॉन मेटल क्या कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है, नॉन मेटल की कोवलेंट टेंडेंसी होती है, मेटल की आयनिक टेंडेंसी होती है, तो नॉन मेटल क्या कोवलेंट दिखाएगा। तो NaBH4 कोवलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है, वाई, बिकॉज ऑफ द नॉन मेटल प्रेजेंट। बोरोन क्या करता है, इसमें कोवलेंट नेचर को इंट्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, अब बताओ, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कौन जल्दी आयन बनाएगा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो। तो कौन H माइनस जल्दी बनाएगा, और ये H माइनस नहीं बनाएगा, इसलिए ये कमजोर है और इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट हैज मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। NaBH4 में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कम है, आयनिक कम है तो आयन कम देगा, आयन कम देगा तो H माइनस कम देगा, H माइनस कम देगा वीक रिड्यूसिंग एजेंट या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। देन LiAlH4, LiAlH4 से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है। इसको दूसरे टर्म्स में लिखिए, LiAlH4 में मोर आयोनिक कैरेक्टर है और NaBH4 में लेस आयोनिक कैरेक्टर है। अब जिसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा वो H माइनस कम देगा, सिंपल बात है। ये किसी साल में आया है, हाँ एसर्शन रीजन में किसी एक साल में आया है, आई डोंट नो। हम्म हम्म हाँ, तो अब देखो वो क्यों पोलर कम है, आयनिक कैरेक्टर की वजह से ही तो पोलर है भाई। तो ईएन कैसे डेवलप होता है, बिकॉज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो जो आप बोल रहे हो इसका एप्लीकेशन बोल रहे हो आप, सही है वो भी। पोलैरिटी कहां से आई, फजांस रूल से तो डेवलप हुआ था पोलैरिटी, ठीक है। जो आप डेल माइनस डेल प्लस लिख देते हो ये किसका दिया हुआ है, फजान का। किसी भी कोवलेंट कैरेक्टर में आयनिक कौन बताया था, फजान। तो LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। आप लिख सकते हो कि भाई इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ये पोलर ज्यादा है। अब चाहे तो इसमें ऐड कर लीजिए कि अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ये पोलर बॉन्ड ज्यादा है और ये लेस पोलर हो जाएगा। अब यहां पे एक टेबल आता है कि कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको रिड्यूस नहीं करेगा। जब स्ट्रॉन्ग है तो सबको कर देगा, माइल्ड है तो किसी किसी को करेगा। तो आइए पहले पढ़ेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से कैसे अल्कोहल बनाएंगे, उसके बाद वो टेबल बनेगा, क्योंकि सारे इंक्लूड हो जाए। टाइम हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो यहां से कल करेंगे ये वाला।